आज हम साइंस के फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें से देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, मात्रक क्या होता है। तो जो मात्रक होता है उसकी परिभाषा होगी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। और जो मात्रक होते हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है उसमें उसको बोलते हैं मूल मात्रक, और दूसरा जो वर्ग है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? तो मूल मात्रक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है और इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने इसके भाग हैं? मूल मात्रक के 7 भाग। देखते हैं 7 भाग ये कौन से हैं, 7 मात्रक ये कौन से राशियाँ। तो जो पहली राशि है वो है लंबाई। लंबाई का एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसे प्रतीक जो होगा वो हो जाएगा यम। इसका जो प्रतीक होगा वो हो जाएगा यम। दूसरी मूल राशि कौन सी है? तो वो दूसरी है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी, किलोग्राम, और इसका प्रतीक जो होगा वो हो जाएगा केजी। तीसरी है समय। समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं या उसका प्रतीक क्या है? वो है यस। विद्युत धारा। विद्युत धारा की एसआई मात्रक होता है एम्पियर और इसका प्रतीक होता है ए। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखेंगे ताप, ऊष्मागतिक। ऊष्मा, इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा केल्विन। इसे प्रदर्शित करते हैं के से। अगला देखेंगे पदार्थ का परिमाप। जो पदार्थ का परिमाप मापा जाता है उसको उसका एसआई मात्रक है मोल, और इसे यह मोल से इसका प्रतीक मात्रक हो जाएगा। और तीसरी और लास्ट जो मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता। इसका जो एसआई मात्रक है वो है कैंडला, और इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है। अगला वर्ग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ऐसी सभी राशियां, भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोग से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 22 है। हम 22 को देखेंगे। पहला हो जाएगा समतल कोण। तो समतल कोण का मात्रक का जो विशिष्ट नाम है वो हो जाएगा रेडियन। तो रेडियन होगा, रेडियन इक्वल टू यम अपॉन एन। इसका हो जाएगा मूल मात्रकों के पदों में इसका मान होगा। अगला देखेंगे घनकोण। घनकोण का जो विशिष्ट नाम है वो हो जाएगा स्टेरेडियन। और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें देखेंगे। और तीसरा हो जाएगा आवृत्ति, जो पेपरों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आवृत्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ट्ज। बल का क्या होगा? बल का हो जाएगा न्यूटन। और चौथा देखेंगे, पांचवा दाब और प्रतिबल। दाब और प्रतिबल का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा पास्कल। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, इन सबका मात्रक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी जूल। इन तीनों का मात्रक जूल हो जाएगा। आगे देखेंगे शक्ति, रेडिएंट, फ्लंट, इन सबका हो जाएगा वाट। इन सभी का मात्रक होगा वाट। अगला देखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? वो हो जाएगा कूलाम। और वोल्टता या विद्युत विभवांतर, इसका क्या होगा? वो हो जाएगा वोल्ट। अगला देखेंगे, अगला होगा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। अगला देखेंगे विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का मापा जाता है, उसका जो प्रतीक है या उसका मात्रक है वो हो जाएगा ओम। अगला देखेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा वेबर। इसी प्रकार जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होगा उसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। अगला देखेंगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा हेनरी। तापमान का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक होगा? ज्योति फ्लक्स का। और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होगा लक्स। लक्स किसका मात्रक होगा? प्रदीप्त घनत्व का। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा बैकुरेल। बैकुरेल जो मात्रक होगा वो हो जाएगा रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का।
अगला अपशोषित मात्रा का मात्रक होगा ग्रे। ग्रे किसका मात्रक होगा? अपशोषित मात्रा का। अगला देखेंगे विकिरण मात्रा समतुल्य का मात्रक होगा सीवर्ट। सीवर्ट मात्रक होगा वो हो जाएगा विकिरण मात्रा समतुल्य का। अगला देखेंगे, अगला जो होगा वो हो जाएगा उत्प्रेरण सक्रियता का। उत्प्रेरण सक्रियता का होगा कैटल। अब ये वाले 22 अपने कंप्लीट हो गए। इसके आगे देखेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अगला टॉपिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसका फर्स्ट पॉइंट, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। अगला पॉइंट, प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो जो अधिक दूरी लंबी होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष जो इक्वल होता है वो किसके हो जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला पॉइंट देखेंगे, एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होंगे? वो हो जाएंगे 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1852 मीटर के बराबर होता है। अगला देखेंगे, मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। तो 1 मेगावाट बराबर जो होगा वो हो जाएगा 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर। 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर हो जाएगा 1 मेगावाट। अगला देखेंगे, अगले पॉइंट, क्यूसेक। क्यूसेक जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। क्वेश्चन आता है जल के प्रवाह की मापने की दर की इकाई क्या होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक। एक क्यूसेक में कितने लीटर प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होता है द्रव? तो वो हो जाएगा 28.317 लीटर प्रति सेकंड की दर से जब प्रवाहित होता है कोई भी द्रव तो वो हो जाएगा 1 क्यूसेक के बराबर। अगला पॉइंट देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो इसका जो मापने का मात्रक है वो हो जाएगा डप्सन। डप्सन से ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में, जो समताप मंडल में स्थित है, डप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। एक डप्सन को डीयू भी लिखते हैं, किसके इक्वल में होगा? 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। एक डप्सन इक्वल टू 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन प्रति वर्ग मीटर के बराबर। फोर्स बल का सीजीएस पद्धति मात्रक डाइन होता है। डाइन किसका मात्रक होता है? बल का सीजीएस पद्धति में। अगला पॉइंट देखेंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन जो इक्वल होता है वो हो जाएगा 1 न्यूटन के। अगला पॉइंट देखेंगे, गति एवं बल, मोशन एवं फोर्स एंड फोर्स। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा का महत्व नहीं होता है। दिशा कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल में जैसे ये नियम लागू किस पर होते हैं? दूरी अगर है तो इस पर हो जाएगा अदिश राशि, और आयतन है तो भी अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। द्रव्यमान ये भी अदिश राशि, घनत्व तो अदिश राशि हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल ये सब अदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। अब सदिश राशि देखेंगे, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो जो सदिश राशियाँ होंगी, सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। जैसे परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों साथ साथ चलती हैं तो वे राशियाँ होती हैं। आवेश में दोनों साथ में चलती हैं तो ये सदिश हो जाएगी राशि। विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, ये सब अदिश राशियों के अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में सर आइजन न्यूटन ने गैलीलियो की धारणा के आधार पर गति विषयक नियम 3 अवधारणाओं आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन के तीन नियम हैं, उसमें से पहला नियम,
न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं होता है। दोबारा इसको देखेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु या पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। इसमें कहा गया कोई भी वस्तु जब तक सीधी रेखा में है तब तक वह रहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वह अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेगा, अगर इसे हम सिंपल शब्दों में देखें तो। अगला पॉइंट देखेंगे, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो गति के प्रथम नियम को क्या क्या बोलते हैं? एक तो जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं गति के प्रथम नियम को, और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसे। अगला पॉइंट देखेंगे, गति न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को हम देखेंगे तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो इसे हम देखें तो F बराबर ma के अनुसार ये हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होगा वो F के बराबर होगा, बल के बराबर। तो इसे हम इसी प्रकार देख सकते हैं और इसका ये फार्मूला होता है द्वितीय नियम का। तीसरा नियम देखेंगे, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम या तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान अथवा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाएगी कि दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाएगा, यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसी प्रकार से इसमें परिभाषित किया गया है। इसके आगे देखेंगे, इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा और न्यूटन का तृतीय नियम होगा। उदाहरण के लिए, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना या हटना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत। अगला देखेंगे टॉपिक, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें फर्स्ट हेडिंग कार्य, वर्क की परिभाषा, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा W बराबर F इंटू यस। तो W हो जाएगा वर्क, F हो जाएगा बल और यस हो जाएगा विस्थापन। अगला पॉइंट देखेंगे, कार्य अदिश राशि है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य जो है वो अदिश राशि के अंतर्गत आता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो जूल हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कार्य अथवा सामर्थ्य, पावर, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सामर्थ्य इक्वल टू कार्य अपॉन समय। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। तो सामर्थ्य P इक्वल टू W अपॉन T, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इसे हम लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में। अगला पॉइंट देखेंगे, सामर्थ्य एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या शॉर्ट में इसे वाट कहते हैं। तो सामर्थ्य है वो अदिश राशि के अंतर्गत आता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो जूल प्रति सेकेंड होता है और इसे हम वाट भी बोल सकते हैं। अगला देखेंगे पॉइंट टॉपिक, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज जो किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिमान पिंड में उसकी जो गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे v वेग से गतिमान किसी पिंड यम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। इसे काइनेटिक एनर्जी ke के रूप में लिखते हैं। तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी ke बराबर 1/2 mv²। तो इसका जो फार्मूला होता है, इससे कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। m का मान दिया होगा, v का मान दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है कभी कभी। तो
गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अगला पॉइंट देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में उत्पन्न आकृति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा होती है, उसे उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। दोबारा देखेंगे इसको, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हो जाएगा स्थिति ऊर्जा बराबर mgh हो जाएगा इसका फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो क्वेश्चन आएगा, m का मान दिया होगा, g का मान दिया होगा और h का मान दिया होगा, इसमें मान रखना होता है और कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे तो तनी हुई कमानी की ऊर्जा, तो तनी हुई कमानी की ऊर्जा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और जो दूसरा एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा बांध बनाकर रोके गए जल में ऊर्जा। तो इससे डैम टाइप से बनाए जाते हैं, लाइट इससे उत्पन्न की जाती है, उसमें ही स्थितिज ऊर्जा होती है इसी के कारण। और देखेंगे आगे, ऊर्जा रूपांतरण के वाले उपकरण, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। एक ऊर्जा को जो दूसरी ऊर्जा में जब परिवर्तित किया जाता है तब इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। देखें पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक पंखा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पंखा होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है ऊर्जा को। लाइट से पंखा चलता है तो ये विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत पंखा। अगला देखेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को। ये कौन करता है, ये करता है विद्युत बल्ब। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है ये ऊर्जा को। मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है मोमबत्ती। अगला देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या परिवर्तित करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिसे हम अपनी भाषा में जनरेटर बोलते हैं। और ये लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और लास्ट में है सितार, ये जो अपना जो बजाया जाता है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला देखेंगे पॉइंट, और अभी इसमें भी थोड़े भी छूटे हैं वो भी कंप्लीट कर लें। स्टीम इंजन जो होता है वो ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। टरबाइन का चलना, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को। प्रकाश संश्लेषण, ये सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये। विद्युत जनित्र, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डीजल इंजन, यह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले पॉइंट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। फर्स्ट पॉइंट, गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। कोई भी वस्तु हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, तो किसके कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के कारण आती है। उसी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्रेविटी में फर्स्ट जो अक्षर आता है जी है, इसलिए इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान जो होता है वो पृथ्वी पर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, लेकिन जो औसत निकाला गया तो वो हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर जी का जो मान होगा वो हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जी का मान रखना होगा, तो यही वाला रख के आंसर निकाला जाता है। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पेपर में पूछा जाता है जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो वो आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट।
जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है, मतलब कम लगता है, पिंड में जो भार होता है रियल में उससे कम महसूस होता है। अगला देखेंगे पॉइंट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता प्रतीत होता है, मतलब अधिक लगता है भार जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। अगर 50 किलो वजन है तो कुछ उससे ज़्यादा लगेगा, ये लगेगा थोड़ा इससे ज़्यादा है जब ऊपर लिफ्ट जाएगी तब। अब जब नीचे जाएगी तो कम लगेगा। अगला देखेंगे पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, तो इस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो कोई भी पिंड अगर हम इतनी स्पीड से फेंकें, एक स्पीड होती है 11.2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अगर हम फेंकें तो वो वापस नहीं पृथ्वी पर आती है, तो इसे हम पलायन वेग कहते हैं। उसकी जो स्पीड होती है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। अब इसमें अगले वाले में देखें, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में अगर हम 11.2 किलोमीटर के वेग से फेंके तो ये पृथ्वी के बाहर चला जाएगा, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला देखेंगे, आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। कोई भी पिंड, दोलन या कंपन करने वाला पिंड एक सेकेंड में जितना कंपन करता है, कंपनों की जो संख्या होती है वो आवृत्ति कहलाती है। अगला देखेंगे, पृष्ठ तनाव के उदाहरण। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जो अपने डिटर्जेंट होते हैं ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम होता है। तेल का जो पृष्ठीय तनाव है वो पानी से कम होता है, इसीलिए तेल पानी के ऊपर फैल जाता है पानी को डालने पर, तेल को पानी में जब डाला जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बूंद जो होती है वर्षा की वो गोल क्यों होती है, तो वो किसके कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। अगला देखेंगे, केशकत्व के उदाहरण। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना केशकत्व के कारण होता है। तो जो लालटेन होती है उसमें एक जो बत्ती पड़ी होती है तो ऊपर हम आग लगाते हैं तो नीचे से तेल ऊपर पहुंचता है, तो ये केशकत्व के नियम का जो है पालन करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, केशकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों की शाखाएं तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचाती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन से अपने पोषक तत्व लेते हैं, जल लेते हैं, तो वो केशकत्व के नियम का पालन करते हैं। अगला देखेंगे, दाब, प्रेशर। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल या दाब प्रेशर कहलाता है। अर्थात दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल, तो P बराबर F अपान ए, तो ये हो जाएगा P बराबर F अपान ए, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। अगला पॉइंट देखेंगे, दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम इनवर्स संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। जो कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं होती हैं तो दूसरी वस्तु पर ये अधिक दाब डालती हैं, अधिक क्षेत्रफल होगा तो कम दाब डाल पाएंगी। अगला पॉइंट देखेंगे, वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो वायु दाब किससे मापा जाता है, तो वो हो जाएगा बैरोमीटर, और इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है, वायु दाब मापी का मात्रक, वायु दाब मापी किससे मापा जाता है, तो वो हो जाएगा बैरोमीटर। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी तूफान आने का या तेज हवाएं चलने का संकेत देती हैं। तो अगर आंधी या तूफान आएगी तो जो वायु दाब होगा वो शीघ्रता से, उसके जो माप होगा, पैमाना होगा, वो आसान नीचे गिर जाएगा बहुत ही स्पीड से,
तो इससे ये होता है कि आंधी या तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला टॉपिक देखेंगे तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में गमन कर सकती हैं। ये तरंगे जो होती हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती है। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो क्वेश्चन आएगा प्रकाश की चाल के बराबर चाल किसकी होती है, तो वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, मैक्सवेल के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, तो वो हो जाएगा लाल रंग, और सबसे कम किसकी होती है तरंग दैर्घ्य, तो वो हो जाएगा बैंगनी रंग। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं पेपरों में। अगला देखेंगे टॉपिक ध्वनि, साउंड। विद्युत तरंगे ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। तो ध्वनि तरंगे हम अपने कानों से सुनते हैं, तो कानों द्वारा ही इसका अनुभव होगा। अगला देखेंगे, विद्युत तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं। तो विद्युत तरंगे जो होती हैं उनको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं, ये निर्वात से। आगे अब देखेंगे वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। तो जो ध्वनि होती है वो वायु में किस प्रकृति की होती है, तो वो हो जाएगी अनुदैर्घ्य प्रकृति की। अगला पॉइंट देखेंगे, ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली होती है वो होती है अपश्रव्य तरंगे, दूसरी होती है श्रव्य तरंगे, तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। तो पहली कौन सी होगी, वो हो जाएगी अपश्रव्य, दूसरी श्रव्य, तीसरी पराश्रव्य। अब इनके बारे में देखेंगे, अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान से नहीं सुना जा सकता है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होंगी आवृत्ति वाली तरंगे, तो वो हो जाएंगी अपश्रव्य तरंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, श्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तो जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य सुन सकता है। तो मनुष्य कौन सी तरंगों को सुन सकता है, वो होती हैं श्रव्य तरंगे, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति के बीच की होती हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तो पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। तो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे होंगी उनको हम पराश्रव्य तरंगे कहेंगे, और इसे जो सुन सकते हैं वो चमगादड़ हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इसको आसानी से सुन सकते हैं। अगला पॉइंट, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक जबकि द्रव में सबसे कम तथा जबकि द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे अधिक होगी, द्रव में जो होगी वो उससे कम होगी, और जो गैस में होगी वो सबसे कम होगी। आगे देखेंगे, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री। तो माध्यम एक तरफ लिखे और दूसरी तरफ है ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। तो माध्यम वायु में जो ध्वनि की चाल होगी वो हो जाएगी 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड, और समुद्र जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, आसु जल में
ये हो जाएगी 1498 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में तो ये हो जाएगी 6420 मीटर पर सेकेंड। निकल में 6040 मीटर पर सेकेंड। और स्टील में हो जाएगी 5960 मीटर पर सेकेंड। और लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड। पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड। कांच फ्लिंट में ये हो जाएगी 4980 मीटर पर सेकेंड। अगले पॉइंट देखेंगे ऊष्मा। अगला टॉपिक ऊष्मा। तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने होते हैं। तो तापमापन के कितने पैमाने होते हैं? 4। तो फर्स्ट हो जाएगा सेल्सियस, दूसरा हो जाएगा सेकेंड फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा र्यूमर। तो पहला हो जाएगा सेल्सियस, दूसरा हो जाएगा फ़ारेनहाइट, तीसरा हो जाएगा केल्विन और चौथा हो जाएगा र्यूमर। आगे देखेंगे सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। तो जो संबंध है वो सेल्सियस और केल्विन में भी हो जाएगा C = K-273। अगर K इक्वल करेंगे तो K = C+273। तो ये इसके फार्मूले होते हैं। कभी कभी इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। C का मान दिया होगा K का मान पूछ लेगा, या K का मान दिया होगा तो C का मान पूछ लेगा। अगला देखेंगे पॉइंट गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। किसी ठोस के गलने या पिघलने की क्रिया को उस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है, जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक ठोस के गलने या पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस निश्चित ताप को उस ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसीलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है जिस पर कोई भी द्रव अगर उबलने लगे तो वही उसका क्वथनांक हो जाएगा। अब पानी जैसे 100 डिग्री पर उबलने लगता है तो इसका क्वथनांक जल का हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे पॉइंट संघनन। संघनन की क्रिया में पदार्थ या वाष्प अवस्था में द्रव अवस्था से बदलना है। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। इसको दोबारा देखेंगे। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। अगला देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। ये हो जाएगा गर्म करने पर ठोस अवस्था का सीधे वाष्प में अथवा ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गर्म करने पर कोई भी वस्तु या ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाए या ठंडा करने पर वह वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं? तो इसमें हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन आदि। ये सभी में ऊर्ध्वपातन की क्रियाएं होती हैं। अगला टॉपिक देखेंगे लाइट, प्रकाश। परिभाषा क्या होगी? प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है। प्रकाश तरंग एक ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश का जो पथ होता है वो सीधी रेखा के रूप में होता है। और ये किस प्रकार की होती हैं तरंगे? ये होती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप की तरंगे होती हैं। अगला देखेंगे पॉइंट प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। दोबारा इसको देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या, जो फोटॉन सिद्धांत था
उसको अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, द्वारा की गई थी इसकी व्याख्या। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम 3 में गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यम में जैसे जल और कांच में इससे कम होती है। अगर निर्वात में प्रकाश गमन करेगा तो वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जल या कांच में अगर ये गमन करेगा तो उससे स्पीड उसकी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अतः रैले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। अगला देखेंगे पॉइंट, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? वो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है या दिखाई देता है। अगला देखेंगे पॉइंट, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धसा हुआ तल परावर्तक बन जाता है। इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अगला देखेंगे पॉइंट, दंत, ये अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो दंत चिकित्सक में इसका प्रयोग किया जाता है, दांत के इलाज में, और ये कान के इलाज में, नाक गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है। ये जो पास वस्तुएं स्थित होती हैं इसके, तो ये उसका बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, इसीलिए डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। अगला देखेंगे, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ। अवतल दर्पण में जो स्थितियाँ होती हैं उसको देखेंगे। वस्तु की स्थिति एक तरफ है, दूसरी तरफ है ये वाला प्रतिबिंब की स्थिति, और ये तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति, और चौथा है प्रतिबिंब का आकार। इन सबको देखेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला देखेंगे पॉइंट, वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। आकार क्या होगा? समान आकार का, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला देखेंगे, अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। आकार में क्या होगा? बिंदु के समान अत्यधिक छोटा होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। आकार में कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगला देखेंगे पॉइंट, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में हो, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। वस्तु के आकार, वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वस्तु का जो आकार होगा उससे छोटा बनेगा। अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? ये सीधा होगा और आभासी होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। लास्ट देखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच के मध्य हो तब क्या होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा? ये उल्टा और वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अगला देखते हैं टॉप पॉइंट, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की परिभाषा क्या होगी? यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जो अवतल भाग है उस पर अगर पॉलिश कर दें तो दूसरा वाला भाग प्रकाश का परावर्तन करेगा, तो इसे ही हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तल दर्पण का दृश्य भाग, फील्ड ऑफ व्यू, अधिक होने के कारण इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर
जो गाड़ियों या 4 पहिए की गाड़ी होती है इसमें साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, पीछे के वाहनों को देखने के लिए के रूप में वाहनों में किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष से पहले हम इसके बारे में देख लें। इसकी जो वस्तु रखी होती है उसके प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं ये सब इसके बारे में देख लें। उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, वो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु के समान होगा। अगर वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के मध्य है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस और ध्रुव के मध्य होगी। प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे। वस्तु के आकार में क्या परिवर्तन होगा, वो छोटा हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा। अब देख लें इंद्रधनुष वाला भी पॉइंट। रेनबो। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त या बड़ विक्षेपण होने से बनता है। तो जब सूर्य के प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता है तब क्या बनता है, तब इंद्रधनुष रेनबो बनता है। अगला देखेंगे प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर, ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर कहलाते हैं। ये कौन कौन से, ये तो पहला है लाल, फिर है हरा, फिर है नीला। पहला हो जाएगा रेड, ग्रीन और ब्लू। अगला पॉइंट देखेंगे दोष, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष में देखेंगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और इसको हम कैसे इसका निदान कर सकते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करके हम ये दोष दूर कर सकते हैं। दूसरा दोष दूरदृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है, स्पष्ट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं और दूर की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। अगला देखेंगे पॉइंट अविंदुकता। अविंदुकता, यदि यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट अविंदुकता। अविंदुकता का निवारण जो किया जाता है वो बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। एक बेलनाकार लेंस आता है, उससे इसका निवारण किया जाता है। अगला देखेंगे टॉपिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक। रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा विकिरित या किरणित किया जाता है। जब रेडियो एक्टिव जो होता है तो उसमें किरणें डाली जाती हैं तो न्यूट्रॉन बहुत सारे निकलते हैं, तो इससे रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग क्या होते हैं। कोबाल्ट 16 में इसका प्रयोग किया जाता है। एक रेडियो जो कोबाल्ट 16 है इसका उपयोग देखें किस में किया जाता है। यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कोबाल्ट 16, जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में, तो कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 16 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इस टाइप के। अगला देखेंगे आयोडीन 131, इसका उपयोग किसमें किया जाता है। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में हेतु किया जाता है। अगर थायराइड ग्रंथि में अगर कैंसर हो जाता है तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जब भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यही क्रिया जो होती है वो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो इसके नीचे है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है।
इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। तो जो परमाणु बम है उसमें कौन सी क्रिया होती है, वो होती है नाभिकीय विखंडन। अगला पॉइंट देखेंगे, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो सूर्य की जो प्रकाश और ऊष्मा है उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है, और हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिक विदों के प्रमुख योगदान। तो फर्स्ट, R.A. मिलिकॉन, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप जो है वो किसने आविष्कार किया था, इसका R.A. मिलिकॉन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया था परमाणु नाभिकीय निदर्श, इसका किया था। नील्स बोहर ने क्या किया था, हाइड्रोजन परमाणु क्वांटम निर्दर्श का आविष्कार किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने क्या किया था, इन्होंने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इसका आविष्कार किया था। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ने क्या किया था, द्रव्य की तरंग प्रकृति, जो द्रव्य की तरंग प्रकृति है इसका आविष्कार लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ने किया था। मेघनाथ सिंह ने क्या किया था, ऊष्मीय आयनन, तो ऊष्मीय आयनन की जो खोज की थी वो की थी मेघनाथ शाह ने। सत्येंद्र नाथ बोस ने किसका आविष्कार किया, क्वांटम यांत्रिकी का, तो क्वांटम यांत्रिकी का आविष्कार जो किया था वो सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। और पाउली ने क्या किया था, पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया था, अपवर्जन का नियम जो दिया था वो पाउली ने दिया था। एनरिको फर्मी ने किसका क्या किया था, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की जो प्रकृति है या इसका आविष्कार है वो फर्मी ने किया था आविष्कार इसका। अगला देखेंगे पॉइंट, होमी जहांगीर भाभा, तो इन्होंने कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम का आविष्कार किया था। एस चंद्रशेखरन ने क्या किया था, चंद्रशेखर सीमा, तारों की रचना तथा विकास, इसका आविष्कार किया था एस चंद्रशेखर ने। जॉन मार्डिन ने क्या किया, ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत, इनका आविष्कार किया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। और क्रिश्चियन हाइगेंस ने, इन्होंने प्रकाश की तरंग सिद्धांत जो है वो क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक, ये सारी चीज़ें न्यूटन के द्वारा दी गई थी। अगला देखेंगे, माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो है वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, विद्युत चुम्बकीय विकिरण सिद्धांत जो है और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये चीज़ें बताई थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इनका आविष्कार किया था। जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया था, अति लघु रेडियो तरंगें, बेतार संदेश, क्रेस्कोग्राफ, इनका आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। मैरी स्क्लोड्स्का क्यूरी ने किसका आविष्कार किया, रेडियम पोलोनियम की खोज जो है वो क्यूरी ने की थी। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी का अध्ययन भी क्यूरी के द्वारा किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत नियम जो दिए थे, आइंस्टीन ने दिए थे, और सापेक्षता का सिद्धांत भी। विक्टर फ्रांसिस हैस ने कॉस्मिक किरणें, इनका आविष्कार किया, इसकी खोज की थी विक्टर फ्रांसिस हैस ने। अगला देखेंगे, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं ये भी पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। तो पहली शाखा हो जाएगी एस्कोटिक, ये किससे संबंधित शाखा, ये है ध्वनि से संबंधित शाखा। दूसरी है एंथ्रोपोलॉजी, ये किससे संबंधित है, ये मानव विकास का अध्ययन जो है इससे संबंधित है। तीसरी जो है वो है
एस्ट्रोनॉमी ये किससे संबंधित है? एस्ट्रोनॉमी है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। हिप्नोलॉजी में क्या किया जाता है? तो इसमें नींद का वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो हिप्नोलॉजी में किया जाता है। और एस्ट्रोफिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन। जो आकाशीय पिंड इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का जो अध्ययन किया जाता है वो एस्ट्रोफिजिक्स में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में क्या किया जाता है? तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों का जो अध्ययन है वो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। आर्थोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। अगला देखेंगे बायोमेट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोमेट्री में जो अध्ययन किया जाता है वो है गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग। ये बायोमेट्री में इसका अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय एवं उससे संबंधित रोगों का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। सिरामिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिरामिक्स में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान ये है। ये विज्ञान जो है वो सिरामिक्स है। इसमें मिट्टी के बर्तन कला बनाने की कला इससे संबंधित विज्ञान है। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। क्रोमैटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसमें विभिन्न रंगों का अध्ययन, विभिन्न रंग हैं उनका अध्ययन किया जाता है क्रोमैटोलॉजी में। क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें होता है अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन। जो निम्न ताप के जो विभिन्न अनुप्रयोग हैं उनका अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। अगला देखेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो है जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यप्रणाली। क्रिप्टोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन जो किया जाता है वो क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? मनुष्य की जननांगिकी स्थिति का अध्ययन जो किया जाता है वो डेमोग्राफी में किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है पौधों एवं उस जंतुओं के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। यूजेनिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वांछित अनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रण जनन के द्वारा उसमें सुधार का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में कीटों के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन जो किया जाता है वो एंटेमोलॉजी में किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो ये हो जाएगा वंशानुगत गुणों का जो अध्ययन होता है वो जेनेटिक्स में होता है। जीनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीनियोलॉजी में वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी में रक्त एवं उससे संबंधित रोगों का अध्ययन होता है। रक्त और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन जो होता है वो हेमेटोलॉजी में होता है। अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा हेपेटोलॉजी में यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उसके विकारों का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऊतकों की संरचना का अध्ययन जो किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन, जो सरीसृप वाले जंतु हैं और उभयचर वाले उनका अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स का अध्ययन जो है बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की जो कला होती है उसका अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रोपैथी में जो अध्ययन होता है जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का जो अध्ययन है वो हाइड्रोपैथी में होता है। अगला देखेंगे, हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोथेरेपी में जल से रोगों के उपचार की तकनीक है हाइड्रोथेरेपी। होलोग्राफी में लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला का अध्ययन किया जाता है होलोग्राफी में। लेपिडाप्टेरोलॉजी में तो इसमें तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है।
मीटेरियोलॉजी में, तो मीटेरियोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो वायुमंडलीय प्रक्रिया एवं मौसम का अध्ययन जो किया जाता है वो मीटेरियोलॉजी में किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन जो किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किस में हो जाएगा? माइकोलॉजी में। और न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक्स में। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो न्यूमेरोलॉजी में अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन ये होता है, वो होता है न्यूमेरोलॉजी में। न्यूमेरोलॉजी में अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन होता है। अगला देखेंगे, निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? गोल क्रमिका अध्ययन, तो गोल क्रमिका अध्ययन होता है न्यूमेटोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? गुर्दा या वृक्क का अध्ययन जो होता है वो होता है नेफ्रोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, इससे संबंधित रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दांतों से संरचना एवं रोगों का अध्ययन जो होता है वो ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पैथोलॉजी में रोगों के कारण एवं उसके प्रभावों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। साइकिएट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानसिक या मस्तिष्क के रोगों एवं उसके निदान का अध्ययन जो किया जाता है वो साइकियाट्रिक्स में किया जाता है। पीडियाट्रिक्स में क्या होता है? बच्चों एवं उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन जो किया जाता है पीडियाट्रिक्स में किया जाता है। न्यूमैटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो वायु एवं रोगों का अध्ययन जो होता है न्यूमैटिक्स में होता है। फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो औषधि एवं उसके प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन जो किया जाता है वो फार्माकोलॉजी में किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन जो किया जाता है वो फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। पोमोलॉजी में, तो पोमोलॉजी में फल एवं उसके उत्पादन का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी में होता है। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिलोलॉजी में, तो फिलोलॉजी में भाषा विज्ञान का जो अध्ययन है वो फिलोलॉजी में किया जाता है। आगे देखेंगे, पेट्रोलॉजी में चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन जो अध्ययन है वो पेट्रोलॉजी में किया जाता है। पोसोलॉजी में औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन जो है वो पोसोलॉजी में किया जाता है। अगला देखेंगे, फोनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्वर की ध्वनियों एवं उसके उच्चारण का अध्ययन है वो फोनेटिक्स में किया जाता है। प्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो प्लाज्मोलॉजी में जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सेरोलॉजी में ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी में किया जाता है। और सौरोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? मछलियों का, छिपकलियों का। आगे देखेंगे टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखेंगे गायनेकोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी में स्त्री रोगों का अध्ययन किया जाता है, स्त्री के रोगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी में किया जाता है। अगला देखेंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट अपना जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उसकी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।